स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। 3 वीडियो हम पार्टनरशिप का बना चुके थे और हमने कहा था कि पार्टनरशिप जिनको भी पढ़ना है, सीखना है, नहीं आता है, वो रेशियो ज़रूर पढ़ लेंगे। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, रेशियो पढ़ के ही आप पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमारा थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। कुछ बच्चे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर जी वीडियो नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी वजह है कि थोड़ा त्यौहार भी पड़ गया और इधर लॉकडाउन में जानते हैं आप लोग, इधर से उधर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए अब कंटिन्यू रहेगा हमारा वीडियो। बीच बीच में समस्याएं होती रहती हैं फिर। तो अब जितना भी कॉन्सेप्ट हमें पार्टनरशिप में पढ़ना था, जो भी कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप का, वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, है ना। बस अब हम लोग सवाल लगा रहे हैं कि किस किस तरह की लैंग्वेज, जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एग्जामिनर हमें जितना घुमाता है गोल गोल इधर से उधर, जो वो भाषा में क्लिष्टता लाता है जिसकी वजह से हम भाषा समझ नहीं पाते हैं, बस उसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि और कितने तरीके की भाषाएं मिलेगी। तो हम लोग उसी के आगे चलेंगे और देखेंगे किस तरह के विभाजन पूछता है। मतलब अभी तक हम लोग केवल समय और पूंजी के बीच चल रहे थे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वापस आपसे पूंजी की तरफ ले जाएगा या समय की तरफ ले जाएगा, है ना। लाभ की बात खुद वो कर देगा कि इतना लाभ हुआ था। तो रेशियो में, अब देखो रेशियो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेशियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी हो जाते हैं रेशियो की वजह से, है ना। फिर हमें वास्तविक पूंजी से लेना देना नहीं रहता। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, कई जगह पे पूंजी भी दी गई थी, रेशियो भी दिया गया था, तो हमें पूंजी से कोई मतलब नहीं था, है ना। तो उन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि हमें अगर रेशियो कहीं भी मिलता है सवाल में पूंजी का, तो फिर हम वास्तव में उन्होंने कितना पैसा लगाया था इसकी तरफ जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो चलते हैं हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अलग तरीके के। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आज हमको कराएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक, मतलब ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार को शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में बांटा गया हो तो समय का अनुपात कितना होगा। मतलब किसने अपनी कौन सी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। एक वर्ष के बाद जो लाभ है वो 5:9 के अनुपात में बांटा गया है ना। तो अब हमें ये पता करना है कि किसने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। यही बात हम अभी कर रहे थे कि आपको समय, पूंजी बता रहा है और लाभ का रेशियो बता रहा है। अब आपसे ये जानना चाह रहा है कि बताओ कितने कितने समय के लिए इन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी। व्यापार तो 1 वर्ष चला था, लेकिन कब कौन आया था, बीच में कौन आया, लास्ट में कौन गया, कब कितना पैसा लगाया गया, तो वो सारी चीज़ें नहीं पता हमें। तो समय पता करना है। लेकिन एक चीज़ हम कॉन्सेप्ट पीछे सीख के आ रहे हैं कि जहाँ भी हमें लाभ का रेशियो चाहिए था, हमने क्या किया था, उनकी पूंजी और समय का गुणा किया था। यही तो हम पीछे से करते आ रहे हैं कि पूंजी और समय का गुणनफल हमेशा लाभ का रेशियो होता था। अब अगर हमसे ये जानना चाह रहा है कि इनके समय का अनुपात कितना था, तो यदि हम समय का मान निकालना चाहें कि उनकी पूंजी जो थी उनमें समय कितने कितने समय के लिए पूंजी लगी थी, तो हमें पता क्या चलेगा कि लाभ बटा पूंजी इसका मान हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर हम समय चाह रहे हैं तो लाभ में पूंजी का भाग दे दें, है ना। अब वास्तव में पूंजी कितनी थी हमें ये थोड़ी पता है, वास्तव में कितना था, सिर्फ हमें रेशियो पता है। तो जो काम हम पूंजी के साथ करेंगे वही रेशियो के साथ करेंगे और हम सवाल पे सीधे जाएंगे कि यदि हमें समय का रेशियो चाहिए। ठीक, अब इतना आप समझ गए कि हमें समय चाहिए तो लाभ में से पूंजी का भाग देना होगा। तो लाभ का अनुपात कितना है, ये है 5:9। ठीक, अब हमें चाहिए पूंजी, तो पूंजी का अनुपात कितना है, 5:6। तो हमने यही कहा कि जब आपको समय का रेशियो चाहिए होगा तो आप लाभ में से पूंजी का भाग दे देंगे। तो लाभ का रेशियो है 5:9 और पूंजी का रेशियो 5:6। जब हमने भाग दिया तो ये कट जाएगा 5 से 5, ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, मतलब 1:3/2। ठीक, अब ये चीज़ आप रेशियो में सीखें कि अगर भिन्न का रेशियो मिले, इसको साधारण रेशियो में बदलना है तो इनके हर का एलसीएम लेके गुणा करा दो। तो इसके हर में तो कुछ है नहीं, 1 लिखा है, तो 2 का पूरे में गुणा करा दे तो ये आ जाएगा 2:3। इसका मतलब है
कि इन्होंने जो पूंजी लगाई थी वो जितने भी समय के लिए लगाई हुई थी, समय हमें नहीं पता कितना था उनका, लेकिन जो भी वो समय था वो किस अनुपात में था, 2:3 के अनुपात में था। अब देखो एग्जामिनर अगर इस सवाल को और घुमाना चाहे तो क्या कर सकता है, इसी सवाल को एक लाइन और बढ़ा देता और कहता कि यदि ए की जो पूंजी थी वो 8 माह के लिए लगी थी, तो बताओ बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो समय हमने रेशियो में 2 यूनिट निकाला है, इस 2 का मान वास्तव में कितना है 8, तो 1 का मान 4, तो 3 का मान 4 × 12। इसका मतलब बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया होगा, 12 माह के लिए। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि किसी का भी समय तो बताया नहीं गया। जब हमें समय नहीं पता है तो बस हमें इतना पता है कि इन दोनों का जो समय था वो 2:3 के अनुपात में था। हाँ, अगर इसमें एक लाइन और एग्जामिनर बढ़ा दे और आपसे किसी एक का समय बता दे, मान लो यही कह दे कि यदि बी की पूंजी 12 माह के लिए लगी थी या 1 वर्ष के लिए लगी थी, तो बताओ ए ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। तो 3 यूनिट का मान 12 माह, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान 8, है ना। अब देखो हमने अगर 12 मान निकाला है तो देखो ए का 8 आया है और बी का 12, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 × 12। इनके समय का रेशियो सिर्फ हमको चाहिए था, तो समय का अनुपात हमसे पूछा गया था, तो समय का अनुपात 2:3 हो गया। अगर वास्तविक समय पूछेगा तो फिर इन दोनों में से किसी एक का समय वो एग्जामिनर सवाल में बताएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और देखते हैं इसी तरह का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया। अंत में 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो बताना है कि उनके समय का अनुपात कितना होगा। फिर से वही चीज़ मिली, हमें पूंजी का रेशियो दिया है, हमें उनके लाभ का रेशियो पता है और हमें वापस बताना है किसका रेशियो, समय का रेशियो, कि इनके समय का अनुपात कितना होगा, है ना। तो जिन लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया वो वीडियो को रोक दें यहीं पे और रोक के इस सवाल को लगाएं, फिर इसके बाद देखें कि जो उत्तर हमने निकाला है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक, और जिनको नहीं आया है उनको हम बता रहे हैं आगे कॉन्सेप्ट। ठीक, तो देखो फिर हम वही चीज़ लिखते हैं कि हमने पीछे पढ़ा कि जब भी हमें लाभ का अनुपात चाहिए होता था तो हम तुरंत क्या करते थे, पूंजी और समय का गुणनफल निकालते थे। अब यहाँ पे हमें समय का मान चाहिए है तो हम तुरंत इसको फिर से पक्षांतर करेंगे और समय का मान निकालने के लिए लाभ में से पूंजी का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। लाभ में से पूंजी का भाग दे देंगे। तो बस हमें समय का अनुपात चाहिए था, तो हमें समय का अनुपात निकालने के लिए लाभ का अनुपात कितना है, 5:3:12 और इनके पूंजी का अनुपात है 5:6:8। ठीक, तो हमने लाभ के अनुपात में से किसका भाग दे दिया, पूंजी का, क्योंकि यही तो हम देख रहे हैं कि लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी, हमें क्या मिल जाएगा, समय का रेशियो। ठीक, इनके बीच में अनुपात निकालते हैं। देखो कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये काट देंगे, 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3/2। फिर वही चीज़ मिल गई आपको, भिन्न का रेशियो मिला। अब देखो कितना ज़रूरी था जो हम रेशियो में आपको पढ़ा रहे थे कि भिन्न के रेशियो को साधारण रेशियो में बदलना आपको आना चाहिए, नहीं सवाल आप इतना लगा देंगे पर उत्तर नहीं मिला पाएंगे, है ना। क्योंकि ऑप्शन जो मिलेगा, जो भी आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा वो क्या होगा, सरलीकरण करके लिखेगा रेशियो का, है ना। तो जब भी आपको सरलीकरण करना है रेशियो का तो इनके हर का एलसीएम लो और सबको गुणा करा दो उसी से। तो इनके हर का एलसीएम कितना आएगा, 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, मिलेगा हमें कितना, 1। यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे 2 कट जाएगा, मिलेगा कितना हमें, 3। ठीक, तो आ गया 2:1:3 का अनुपात। तो हमें उनके समय का अनुपात निकालना था, हमें पूंजी का अनुपात पता था, लाभ का अनुपात पता था। अब इनमें से अगर किसी का एक का समय दे दिया गया होता, अब इस सवाल में कहीं समय नहीं दिया गया है ना, एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि ऐसा सवाल यदि वो बनाना चाहे तो आपसे लाभ का अनुपात पूछा, अब इसके आगे यदि वो सवाल को बढ़ाना चाहे तो फिर से वही काम कर सकता है कि अगर ये कह देता कि ए ने अपनी पूंजी 9 माह, सी ने अपनी पूंजी 9 माह के लिए लगाई थी, इसका मतलब 3 यूनिट का मान
9 था तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3। तो फिर इसने अपनी पूंजी 6 माह के लिए लगाई होती और इसने अपनी पूंजी 3 माह के लिए लगाई होती और इसने अपनी पूंजी 9 माह के लिए। तो ऐसा एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है कि वो आपको किसी एक का समय बता करके फिर आगे चल के समय पूछ ले इनका, है ना। फिलहाल अभी इसमें नहीं पूछा गया है, ऐसा कर सकता है एग्जामिनर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक मेन कॉन्सेप्ट ही होता है, देखो, है ना। आप ट्रिक किसी भी सवाल पे, अगर किसी भी चैप्टर पे आप सिर्फ ट्रिक पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज़्यादा जानता है कि आप किस किस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं सवाल लगाते समय, कौन सी ट्रिक कहाँ से बन के आई है, वो सारी चीज़ें जानता है और हर सवाल को ऐसे ही बनाता है वो। को केवल ट्रिक पे डिपेंड करके आप किसी चीज़ के पीछे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यही हुआ है पिछले एग्ज़ाम में। आपने देखा होगा जिन लोगों ने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया था, जो लोग सिर्फ ट्रिक के भरोसे टिक गए थे उनकी नाव डूब गई थी, वो पार बचाव वाला दल पहुंच नहीं पाया था उनके पास तक, है ना। तो ट्रिक पे केवल डिपेंड मत रहिएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िए सवाल का। हाँ, ट्रिक सीखिए, ट्रिक की मनाही नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो सवाल की भाषा थोड़ी सी बदलते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई, ठीक। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। अब आपको एक चीज़ और नई मिल गई कि यदि 5% लाभ को दान कर दिया गया हो और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया हो तो ए को 8,550 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ कितना होगा। अब देखो क्या कहना चाह रहा है वो ये बता रहा है कि 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाई गई, इस पूंजी को लगाने से कुछ लाभ मिला, इस लाभ का 5% हिस्सा दान कर दिया गया। तो ये 5% जब यहाँ पे दान हो गया तो कुछ कम लाभ बचा होगा, मतलब 5% लाभ चला गया, और इसके बाद जो पैसा बचा है लाभ का, उस पैसे को इसी अनुपात में बांट दिया गया है जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी। तो ये तो आप पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पूंजी के अनुपात में ही लाभ को बांटा जाता है अगर समय बराबर हो तो। अगर समय सवाल में नहीं दिया गया तो फिर हम बराबर ही मानते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि पहले इन्होंने पूंजी लगाई, इस पूंजी से कुछ लाभ मिला, उस लाभ का 5% इन लोगों ने दान करने का फैसला किया और ये निश्चय किया कि दान करने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम इसी पूंजी के अनुपात में अपना बांट लेंगे, ठीक। तो कह रहा है कि ऐसे बंटवारे में ए को जो पैसा मिला है वो 8,550 रुपये था, तो कुल टोटल लाभ कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आते हैं, लगाया कैसे जाएगा। रेशियो के मेथड से ही लगाएंगे तो सवाल में कैलकुलेशन कम पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं लगाएंगे, ठीक। जैसे हम आपसे कहें, पहले तो ये जानो कि 5% का मतलब क्या है। ये प्रतिशत चिन्ह अभी हम नहीं पढ़ाएं, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको प्रतिशत चिन्ह क्या होता है। बस इतना जान लो कि जब भी किसी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो उस संख्या को 100 से भाग कर दिया जाता है। अगर आप किसी संख्या को 100 से भाग दे देते हैं तो उसके आगे लगा प्रतिशत का चिन्ह अपने आप हट जाता है ना, ठीक। अब अगर प्रतिशत चिन्ह हटा दिए हम तो देखो ये कट रहा है इससे और इसका मान आ गया 1/20, ठीक। अब देखो कि इस 5% लाभ का मान जो हमने 1/20 निकाला है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल लाभ 20 रुपये का है, ये जो नीचे लिखा है ये कुल लाभ हुआ, अगर कुल लाभ 20 रुपये का है तो उसमें से कितना ये दान कर रहा है, 1 रुपये। 20 जो 5% लाभ दान किया जा रहा था उस 5% का भिन्न रूप आएगा 1/20। 1/20 ये बताएगा कि यदि 20 रुपये वो व्यक्ति कमाता है तो 1 रुपये दान कर देता है, लेकिन ये वास्तविक मान नहीं, ये तो एक रेशियो मान है 1/20 जो लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो कुल लाभ था, जो कुल लाभ है वो कितना है, 20। ये एक संख्यात्मक मान, सिर्फ यूनिट में, वास्तविक मान नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुल लाभ कितना मिला है हमको, 20। तो हमने यहाँ से निश्चय किया कि 20 रुपये अगर वो कमाएगा तो लाभ, अरे कितना दान करेगा वो, 1 रुपया। इसका मतलब दान में कितना जा रहा है, 1, ठीक। तो जो लाभ बचा उनके पास, है ना, कुल लाभ 5 रुपये, अरे 20 रुपये था और 1 रुपया उन्होंने दान कर दिया, तो हमें ये पता चला कि कितना पैसा
बांटने के लिए उनके पास बचा है, बचा हुआ जो पैसा बचेगा, जो लाभ बचेगा, उसी को तो ये पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। तो अगर 20 रुपये कुल लाभ हुआ, 1 रुपया दान में चला गया, तो कितना बचा? 19 रुपया। ठीक, अब यही 19 रुपया वो दोनों बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे? जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी। ए और बी ने 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाई थी। ठीक, इस चीज़ को समझ रहे हैं ना? इतना कंफर्म हो गया ना सब लोग का कि 5% मतलब 5/100। इस 5% को लिखने का ये तरीका है, बस और कुछ नहीं। ठीक, प्रतिशत चिन्ह हटाया जाता है संख्या से, तो उसमें 100 से भाग दिया जाता है। सिर्फ अभी इतना जान लो, फिर परसेंटेज पढ़ाएंगे तब डिटेल देखेंगे। 1/20 मान आया, इसका मतलब अगर ये 20 रुपया कमाएगा तो 1 रुपया दान कर देगा। अगर इसका मान 3/20 आ जाता तो 20 रुपया कमाता, 3 रुपये दान करता। तो इसका कुल लाभ जब 20 रुपये होगा तब ये दान करेगा 1 रुपया, तो इसके पास बचा कितना? 19 रुपये। तो यही वो कहा था कि जो कमाया उसमें से 1 रुपया दान किया, जो बचा 19 रुपया उसको पूंजी के अनुपात में मतलब 3:2 के अनुपात में बांट लेगा वो। अब समस्या ये आई कि अगर हम पीछे हमने सिखाया है आपको कि जैसे हम कहें कि 2:3 के अनुपात में 20 रुपये को बांटो तो ए और बी को कितना मिलेगा? तो आप तुरंत देखते थे 3 2 5 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान, तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 3 12। इसका मतलब इन दोनों के योग से इस पैसे को कटना चाहिए था, है ना? तभी तो मान पूरा पूरा आ रहा था, नहीं तो दशमलव में आ जाता है। तो यही काम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने कहा कि अब इस 19 रुपये को आप बांट दीजिए 3:2 के अनुपात में, तो आपने कहा 3 2 5 यूनिट का मान 19, तो 1 यूनिट का मान जैसे ही आप निकालेंगे संख्या किस में चली जाएगी? दशमलव में मान आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। हमें अगर दशमलव से बचना है तो इस 3 2 5 यूनिट से ये संख्या नहीं कट रही है, तो इसको 5 से गुणा करा दो, 5 से कटने लगेगी भाई। जैसे हम कहें कि 3 लिखा है, ये 5 से नहीं कट रहा है, तो आप इसको 5 से गुणा करा दिए, 5 3 15। अब ये 5 से कटेगा हर हाल में, क्योंकि हमने इसको 5 से गुणा कर दिया। ठीक, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अब रेशियो मान है ये सारे के सारे, कोई वास्तविक मान तो है नहीं। तो हमने कहा अगर रेशियो में कोई परिवर्तन आप नहीं चाहते हैं तो सबके साथ एक जैसी संख्या का गुणा करो, है ना? जैसे अगर ये संख्या लिखी है कि 2:3:4, तो जितना गुणा इधर करो उतना ही गुणा इधर करो और उतना ही गुणा इधर करो, इसके रेशियो मान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो ये वास्तविक मान तो है ना, ये सिर्फ ये मान है कि अगर 20 यूनिट कमाता है तो 1 यूनिट दान करता है तो 19 यूनिट बचाता है। तो हमने देखा कि 3 2 5 से संख्या नहीं कट रही थी, तो 3 2 5 जो इसका टोटल है उससे हमने इसको गुणा करा दिया। 5 से गुणा इसको कराए तो 5 से गुणा इसको भी कराएंगे, तो 5 से गुणा इसको भी कराएंगे। इसका मतलब अब हमने क्या मान लिया कि कुल लाभ 100 रुपया था और दान कितना हुआ? 5 रुपया, तो बचा कितना है? 95। अब ये बचा हुआ पैसा 3 और 2 के अनुपात में बांटा जा सकता है। केवल भिन्न से दशमलव से बचने के लिए हमने इस 5 का गुणा कराया। ये 5 आया कहाँ से? इन दोनों रेशियो का टोटल मान था 3 2 5। ठीक, तो अब इस 95 को हम बांट देते हैं कि 3 2 5, 5 यूनिट का मान कितना है? 95, तो 1 यूनिट का मान 19, तो इसका मान आ जाएगा कितना? 19 3 57 और इसका 19 दूना 38। आ गया? आया कि नहीं आ गया इतना? अब हमने जो बचा हुआ 95 रुपया था उसको हमने 3 और 2 के अनुपात में बांटा, तो 5 यूनिट का मान 95, तो 1 का मान 19, तो 19 3 57, 19 दूना 38। इसको 57 यूनिट मिल गया, इसको 38 यूनिट मिल गया। ठीक, तो उसने कहा था कि जो पैसा बचा हुआ था उसको इन दोनों के बीच में बांटा गया, तो हमने 95 रुपये को इन दोनों के बीच में बांट दिया, तो इसको मिल गया 57 यूनिट, इसको मिल गया 38 यूनिट। ठीक, ये पैसा 5 यूनिट तो चला गया दान में। अब वो बता रहा है कि ए को कितना पैसा मिला था? 8,550 रुपये मिले थे। तो ए को यहाँ पे कितना मिल रहा है? 57 यूनिट। इसका मतलब 57 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है? 8,550 रुपये। ठीक, अब हम यहाँ से पता करेंगे कि 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा। भाग दे के देखिएगा, 1 यूनिट का मान आएगा शायद 150। ठीक, 57 यूनिट का मान 8,550। अब हमसे पूछा क्या था उसने कि कुल लाभ कितना होगा?
तो फिर यहीं पे आते हैं कि कुल लाभ हमने यहाँ कितना निकाला। अब हमें 20 से मतलब नहीं है क्योंकि हम सबको किससे गुणा करा चुके थे, 5 से। तो अब हमारे पास कुल लाभ 100 यूनिट है, दान 5 यूनिट है और बचा हुआ पैसा 95 यूनिट है ना। तो अगर हमसे पूछे कि दान कितना किया गया था तो 1 यूनिट 150 है, तो 5 यूनिट 15 बचे 75, 750 रुपये। ठीक। अगर हमसे पूछा जाए कि कुल लाभ कितना था, इसका मतलब अब हमें कितने का मान चाहिए, 100 यूनिट का। तो 150 गुणा 100 बराबर 15 और 3 जीरो। इसका मतलब कुल लाभ कितना था वहाँ पर, 15,000 रुपये का। कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत छोटा है, अगर आप लगाना सीख जाएंगे तो सवाल बहुत जल्दी निकलेगा ये, है ना। सबसे पहले हमने 5% को भिन्न का रूप दिया, फिर यहाँ से हमको पता चला कि अगर कुल लाभ 20 रुपये का था, ठीक, ये वाले मान है, कुल लाभ 20 रुपये का था, तो जो दान था वो 1 रुपया का था, तो बचा कितना था, 19 रुपये। जब हमने 19 को इनकी पूंजी के अनुपात में बांटा तो ये संख्या कटी नहीं, बढ़ रही थी लेकिन कट नहीं रही थी, भिन्न में मान मिल रहा था। भिन्न से बचने के लिए हमने क्या किया कि 3 2 5, इसका जो 5 यूनिट टोटल मान था उससे इन तीनों को गुणा करा दिया। तो अब हमें कुल लाभ 100 यूनिट मिल गया, दान 5 मिल गया और बचा हुआ पैसा 95 यूनिट। अब 95 को हमने 3 और 5 के अनुपात में बांट दिया, तो 5 का यूनिट का मान 95, तो 1 का मान 19, तो 3 का मान 57, 2 का मान 38, बट गया 95। ये 95 रुपया जब बट गया तो हमें पता चला कि ए को 57 यूनिट मिला है और बी को 38 यूनिट, और सवाल में बता रहा है कि ए को 8,550 रुपये मिले थे, मतलब 57 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान 150। अब हमसे चाहे जो चीज़ पूछे, अगर वो पूछेगा कुल लाभ कितना था तो 100 यूनिट था, हमने 100 यूनिट का मान निकाल दिया, 15,000 रुपये आ गया। अगर पूछता कि उसने दान कितना दिया था तो दान 5 यूनिट दिया था, तो 1 यूनिट का मान 150, तो 5 यूनिट का मान 15 × 75, 750 रुपये। अगर वो पूछता कितना पैसा बचा था तो हम 95 यूनिट का मान निकालते, 150 गुणे 95 कर लेंगे इतना। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। अब अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि एक काम भी करता है और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, इस प्रकार ए को 20 से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो कुल लाभ बताना है कि कितना हुआ था। ठीक, समझ रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं। मतलब उसके कहने का ये है कि 50,000 रुपये और 20,000 रुपये जो इन्होंने व्यवसाय में लगाया था और व्यवसाय शुरू किया था, वहाँ पे जो ए है ये इसमें काम भी कर रहा है कुछ ना कुछ, उस काम के लिए इसको एक सैलरी मिलती है। मतलब जैसे हम आपसे कहें कि 2 व्यक्तियों ने कुछ पैसा लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, एक आलसी टाइप का था, केवल पैसा लगाया था, है ना, ये थोड़ा कार्यकारी था, तो ये कहा कि हमें नौकरी भी दे दो। तो अगर 1,000 रुपये ये लाभ कमा लेते हैं तो इसने सौदा क्या किया कि भाई कुछ पैसा, जैसे हम कह दें कि 200 रुपये हमको सैलरी दे देना, और इसके बाद जो 800 रुपया बचेगा उसको हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, जिस तरह से हमने पैसा लगाया है पूंजी के हिसाब से, है ना। तो यही वो कहना चाह रहा है कि 20% तो वो सैलरी ले लेता है लाभ का, और 20% सैलरी लेने के बाद जो पैसा बचता है उसके पास, उसे वो पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। जब इस तरह से बंटवारा किया जाएगा और हम मान लेते हैं कि इसमें से 400 रुपया इसको मिला था और 400 रुपया इसको मिला, ठीक, कुछ भी मान लें, चाहे हम ऐसे मान लें कि इसको 300 रुपया मिला, इसको 500, अलग अलग मान लेते हैं 800 रुपया में से। अब हम आपसे पूछे कि बताओ ए को कितना लाभ में से ए को कितना पैसा मिला, तो 200 रुपया तो ए सैलरी के तौर पे पा गया है और 300 रुपया हिस्सा बंटने पे पाया, तो टोटल 3 और 2 500 रुपया ए के पास चला गया और 500 रुपया किसके पास चला गया, बी के पास। मतलब जब यही व्यक्ति पिछले सवाल में 5% उसने दान कर दिया था, तो जो दान किया वो ना तो ए के पास गया था ना बी के पास गया था, वो दान से बाहर हो गया था। लेकिन यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा सवाल की भाषा उसने घुमा दी और वो 20% जैसे दान करने के लिए कहता तब तो बाहर चला जाता है, लेकिन उसने कहा कि यही 20% ए को सैलरी के तौर पे मिलता है, तो ए को 20% सैलरी जो मिलती है वो भी आएगी और जो लाभ का बंटवारा होगा उसमें से भी ए को हिस्सा मिलेगा। तो ए का पैसा 20% प्लस उस बंटवारे में से जो मिला होगा, ये दोनों मिला करके ए का हिस्सा होगा, और बी को जो बंटवारे में मिलेगा वही मिलेगा, क्योंकि बी को कोई सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो भाषा आप लोग समझ गए ना कि वो क्या जानना चाह रहा है आपसे।
अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने पिछला सवाल लगाया था कि अगर 20% सैलरी मिलती है उसको, तो 20% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/5। इसका मतलब हुआ कि यदि कुल लाभ कितना 5 रुपया, ये नीचे वाला टोटल मान होता है, और 1 रुपया सैलरी। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी कितना पाया वो 1, मतलब जब वो 5 रुपये लाभ कमाते हैं तो 1 रुपया उसको सैलरी के रूप में दे दी जाती है। तो बचा कितना था उसके पास, जो बचा है वही तो बांटेंगे, बचे हुए लाभ को दोनों पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो बचा हुआ लाभ कितना है, 5 रुपये लाभ हुआ, 1 रुपये सैलरी में चला गया, तो बचा कितना 4 रुपया। अब मामला ये आया कि जब ए और बी के बीच में पूंजी बांटी गई तो इसका पैसा 50,000 लगा था और इसका पैसा 20,000 लगा था। जब रेशियो निकाला गया तो ये पूंजी किस अनुपात में आ गई, 5:2 के अनुपात में। फिर वही मुद्दा आया कि जब 4 रुपये को हम 5 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो 5 और 2 7 यूनिट का मान 4, तो 1 यूनिट का मान फिर से भिन्न में चला जाएगा। तो फिर से हम वही काम करेंगे कि 5 और 2 7 का गुणा यदि हम इसमें करवा दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो पूरी कट जाएगी। अब ये तीनों मान तो रेशियो ही हैं जो इससे निकले हैं, तो अब फिर हम सबको 7 से गुणा कराएंगे ताकि हमारे मान में कोई अंतर ना आ पाए। तो अब हमें क्या मिल गया कि ये कुल लाभ 35 रुपये था, तो सैलरी के रूप में 7 रुपये दिया गया और बचा कितना था 28 रुपये। अब इसी बचे हुए पैसे को वो कह रहा है कि पूंजी के अनुपात में बांट लो। तो 5 और 2 7 यूनिट का मान हमें कितना मिला 28, तो 1 यूनिट का मान 4, तो इसका माना गया 4×5 20 और इसका माना गया 4×2 8 आया। इसका मतलब हुआ कि जो 28 रुपये बचा था उसमें से 20 रुपया ए को दिया गया और 8 रुपये किसको दिया गया, बी को दिया गया। ये तो बचा हुआ पैसा था और ए सैलरी के रूप में 7 रुपये पहले पा चुका है। इसका मतलब एक खाते में 7 रुपये हमें और जोड़ने होंगे। ये पैसा कौन सा है, जो वो सैलरी के रूप में पाया था। इसका मतलब ए को टोटल 27 यूनिट मिला है, जबकि बी को कितना मिला है 8 यूनिट। और यही चीज़ वो बता रहा था कि इन दोनों के पैसे का अंतर कितना है 38,000 रुपये। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 यूनिट का अंतर है। और ये इन दोनों के बीच में 19 यूनिट का अंतर है और पैसे में अंतर कितने का है 38,000 का। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। ठीक दिख रहा है ना। तो 1 यूनिट का मान 20,000 रुपये आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कि बताओ कुल लाभ कितना था, तो हमने कहा कुल लाभ कितना है 35 यूनिट कुल लाभ। तो 35 यूनिट लाभ था और 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाला है 2,000। तो 35×2 70 30। इसका मतलब टोटल लाभ कितना था 70,000। कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत तेज़ी से सवाल लगता है ना, केवल देखने में आपको बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं सवाल में। 20% को हमने भिन्न में बदला 1/5 आया। इसका मतलब कुल लाभ 5 रुपया, 1 रुपया सैलरी में, तो बचा कितना 4 रुपये। कुल लाभ 5 रुपया, 1 रुपया सैलरी, 4 रुपये बच गया। फिर उसने कहा कि जो पैसा बचा है 4 रुपये, इसको पूंजी के अनुपात में बांट दो। तो पूंजी का अनुपात, अब ये सब चीज़ें एग्जाम में लिखी नहीं जाती है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि 5 और 2 के अनुपात में है ना। ये सब चीज़ों से बचा जाता है एग्जाम में। तो 5×2 7 यूनिट का मान अगर हम 4 लिख रहे हैं तो फिर मान भिन्न में आ रहा है, तो हमने 5×2 7 का गुणा इसमें तीनों में करा दिया। तो हमें लाभ मिल गया 35, सैलरी मिल गई 7 और बचा हुआ 28 रुपया। अब 28 को 5 और 2 के अनुपात में बांट दो, बढ़ जाएगा। तो 7 यूनिट का मान 28, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 4×5 20 ये आ गया और 4×2 8 यूनिट ये आ गया। और ए को 20 यूनिट तो लाभ बचे हुए लाभ में से मिला है और सैलरी पाया था कितना 7, तो 20 7 27 यूनिट इसको मिल गया और इसको केवल 8 यूनिट मिला। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 19 यूनिट का। और सवाल बता रहा है कि इस प्रकार ए और बी से 38,000 रुपये ज़्यादा पाता है, तो इनके बीच में अंतर 19 यूनिट का है और वही 19 यूनिट कितने के बराबर है 38,000 के। तो 1 यूनिट का मान 2,000। तो हमसे पूछा था कुल लाभ मतलब कितने यूनिट का मान 35, तो 35 में 2,000 गुणा करा के देंगे तो 70,000 रुपये कुल लाभ के रूप में
मिल जाएगा। कर लेंगे। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। जो पिछला हमने 2 क्वेश्चन करवाया, फिर इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को लगाया करिए, वीडियो रोक लीजिए। अगर समझ में आ जाए एक क्वेश्चन तो अगले को हम जैसे ही लिखते हैं, आप वीडियो आगे ना देखिए, उसको रोकिए तुरंत और क्वेश्चन को लगाइए, फिर देखिए आगे कि आंसर कितना निकल के आया। चलें आगे, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप चेंज। अगला क्वेश्चन है कि ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 रुपये अधिक, BC से 5,000 रुपये अधिक लगाए, यदि कुल लाभ 9,400 रुपये का हो तो B कितना प्राप्त करेगा। ठीक, मतलब B को कितना लाभ के रूप में मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ पूंजी की बात हो रही, समय कहीं नहीं है। इसका मतलब जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा। बस देखो स्ट्रक्चर आपको समझना है कि वो किस तरह बांटना चाह रहा है। पहला सेंटेंस है उसका कि यदि A B से 7,000 रुपये अधिक पाए। जो A है ये B से ज़्यादा पा रहा है, कितना, 7,000 रुपये। ठीक, फिर कह रहा है कि B C से 5,000 रुपये अधिक लगा रहा है। जो B है वो C से ज़्यादा लगा रहा है, कितने ज़्यादा, 5,000 रुपये। टोटल इन्होंने मिलकर कितना लगाया था, 47,000 रुपये। ठीक, कह रहा है A जो है वो B से 7,000 ज़्यादा लगाता है, जो B है वो C से 5,000 ज़्यादा लगाता है। तो अब हम ये पता करेंगे पहले इन्होंने पैसा लगाया कितना था। तो अगर हमें C का पैसा पता हो तो उसमें 5,000 जोड़ देंगे, B का पैसा मिल जाएगा। और अगर B का पैसा मिल जाएगा उसमें 7,000 जोड़ देंगे तो किसका मिल जाएगा, A का। तो हम मान लेते हैं कि इसने X रुपया लगाया था, तो X में से जैसे ही हम 5,000 जोड़ेंगे हमें B का पैसा मिल जाएगा। और X प्लस 5,000 जो कि B का पैसा है, इसमें जैसे ही हम 7,000 जोड़ देंगे हमें किसका पैसा मिल जाएगा, C का। कर लेंगे इतना। A के पैसे में हमने, C के पैसे में हमने 5,000 जोड़ा तो B का मिला, क्योंकि C से 5,000 ज़्यादा कौन पाता है, B। और B को जो पैसा मिला है इस पूरे पैसे से 7,000 रुपये ज़्यादा A पाता है, तो B के पैसे में हमने 7,000 जोड़ दिया तो C का मिल गया हमें, A का मिल गया। और इन तीनों का अंशदान टोटल कितना था व्यापार में, 47,000 रुपये। इसका मतलब इन तीनों का पैसा यदि हम जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाना चाहिए, 47,000 रुपये मिलना चाहिए। ठीक, तो x जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 3x और 17,000 उधर जाके घट जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमें, 30,000। ठीक, पक्षांतर तो कर लेंगे। 5 5 10 7 17,000 रुपये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना, 30,000 रुपये। ठीक, तो x का मान कितना आ गया, 10,000। ठीक, x का मान 10,000 आया। अब अगर हम x का मान वापस रख दें तो C का पैसा ये था, B का पैसा ये था और A का पैसा ये था। तो हमें पैसा मिल गया कि जो A है, जो B है वो C है। C ने लगाया 10,000, तो 10,000 से 5,000 ज़्यादा इसने लगाया 15,000। ठीक, x का मान 10,000, यहाँ पे रखेंगे तो 10,000 प्लस 5,000 15,000, यहाँ पे रखेंगे तो 10 5 15 और 7 22। इसका मतलब A ने कितना पैसा लगाया है, 22,000। ठीक, और हमको पता है कि जब समय की बात नहीं कर रहा सवाल में, तो जिस अनुपात में आप पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में आप क्या कहेंगे, लाभ भी पाएंगे। तो जैसे ही हम इनकी पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो 3 3 जीरो सब जगह से कट जाएंगे, ये आ जाएगा 22:15:10 हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि कुल लाभ 9400 रुपये हो, मतलब 9,400 रुपये, तो B को कितना मिलेगा। तो कुल लाभ यही तो है, ये जो अनुपात मिला हमें ये किसका रेशियो है, लाभ का रेशियो है। तो कुल लाभ जोड़ो, 20 10 30 10 40 45 और 2 47 यूनिट का जो लाभ हो रहा है यही 9,400 रुपये, 9,400। तो 1 यूनिट का मान जैसे ही आप निकालेंगे तो 47 दूना 94 कितना आ जाएगा, 200। हमसे पूछा था कि B को कितना मिलेगा, तो B का लाभ कितना है, 15 यूनिट। तो जैसे ही आप 15 यूनिट का मान निकालेंगे तो 200 गुणे 15, 15 दूना 30, 2 जीरो। और इसका मतलब B को कितना मिल रहा है,
3,000 रुपये। कर लेंगे। सबसे पहले हमने बंटवारा किया, जितना पैसा सी को मिला था उससे 5,000 ज़्यादा बी पाया, जितना पैसा बी को मिला उससे 7,000 ज़्यादा ए पाया। तीनों का पैसा हम जोड़े तो टोटल अंशदान इन्होंने कितना दिया था, 47,000 का। एक्स का मान आ गया 10,000। जैसे ही एक्स का मान हमने वापस रखा तो सी का 10,000 रुपये था, बी का 15,000 रुपये था और सी का 22,000 रुपये था। जो इनकी पूंजी का अनुपात निकाला तो हम लोग को लाभ का अनुपात मिल गया और लाभ का अनुपात आया 22, 15 और 10 का। फिर हमको पता चला कि टोटल लाभ 9,400 का था। तो 22, 15 और 10 जोड़े तो 47 यूनिट का मान 9400, तो 1 यूनिट का मान 200। हमसे पूछा था बी का लाभ 15 यूनिट का मान कितना आ गया, 3,000 रुपये। कर लेंगे। तो ऐसे सवाल की भाषा बदल बदल के आपको फंसाने की कोशिश करता है ना, लेकिन आप फंसने वाले नहीं हैं क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करे तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे तो सी को कितनी राशि मिलेगी। अब देखो ये सारे सवाल केवल इसी तरह आपको पता चलेंगे। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है कि ए बी से 2 गुनी पाता है, मतलब जो ए है वो बी से कितना पाता है, 2 गुना। गुना का मतलब गुणा होता है, ठीक। फिर कह रहा है कि बी सी से 3 गुनी राशि पाता है, तो जो बी है ये सी से कितनी पाता है, 3 गुनी राशि। मतलब अगर सी की राशि मिल जाए 3 से गुणा करा दें तो बी की राशि मिल जाएगी, और बी की राशि मिल जाए तो 2 से गुणा करा दें तो ए की राशि मिल जाएगी, है ना। तो कहता है कि बताओ सी को कितना पैसा मिलेगा, है ना। यही बंटवारा है इनका, इसी अनुपात में इनको बांटा जाता है। तो अब देखो हम इसको 2 तरह से लगा के दिखाते हैं, एक बार यक्स मान करके, एक बार बिना यक्स का, क्योंकि यक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर हम मान लें कि इसने यक्स रुपये, सी को यक्स रुपये मिला तो इसका 3 गुना, मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 3 यक्स रुपये किसको मिलेगा, बी को। अगर बी के पैसे को 2 गुना करें तो ए को मिलेगा, तो 3 दूना 6 यक्स रुपये इसका था, ठीक। अब इस अनुपात में इनको बांटा जाना है, ठीक है। तो इनके पैसे का अनुपात निकाल देते हैं हम, क्योंकि ए बी सी के बीच में इस राशि को बांटना है हमें। तो जैसे ही बांटना है तो हम तीनों का रेशियो निकाल देते हैं। तो देखो यक्स कट जा रहा है, तो क्या किस बात का फ़र्क पड़ा कि सवाल में यक्स कितना था। अगर हम ऐसे भी मानते कि ए बी सी, ए ने 1 रुपया पाया, अरे सी ने 1 रुपया पाया, तो सी का 3 गुना मतलब 3 रुपया बी को मिला, और बी का 2 गुना मतलब 6 रुपया किसको मिला, एक। तो देखो वही रेशियो मान आपको मिल गया जो यहाँ मिला था, 6:3:1। तो हम इस चीज़ से बच जाएंगे, फिर हमें यक्स नहीं रखना पड़ेगा, एक लाइन हमारी कम हो गई, ठीक। मतलब सी को 1 रुपया मिला तो सी से 3 गुना मतलब 3 एकम 3, 3 रुपया बी को मिला। अब बी से 2 गुना मतलब 3 दूना 6 रुपये किसको मिला है, ए को। बस इसी अनुपात में पैसे को बांट देंगे। तो 6, 3, 9 और 1, 10 यूनिट का मान आपको सवाल में दिया गया है कितना, 10,000। तो 1 यूनिट का मान 1,000। हमसे पूछा था सी को कितना मिलेगा, तो सी का 1 यूनिट है मतलब 1,000 मिलेगा। अगर पूछता कि ए को कितना मिलेगा, 6 यूनिट है तो 6,000। पूछता बी को कितना मिलेगा, 3 यूनिट तो 3,000। हो गया, 1,000 सी को मिला, 6,000 ए को मिला, 3,000 रुपये बी को मिला। कर लेंगे। बस सिर्फ आपको यही सीखना है कि कैसे लिखा जाता है। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है गुना जब बोलता है सवाल में। तो आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी साझेदारी में एक व्यापार करते हैं। ए बी के निवेश का 3 गुना निवेश करता है, मतलब जितना ए करता है उसका 3 गुना कौन करता है, बी। तथा बी सी के निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में 6600 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना था। फिर से हम वही काम करेंगे कि ए बी सी को लिखेंगे और एरो लगाएंगे कि ए बी के निवेश का 3 गुना निवेश करता है, मतलब बी का जो निवेश है उसका कितना निवेश करता है, ये 3 गुना ए करता है। तथा कह रहा है बी जो है वो सी के निवेश का 2/3 निवेश करता है, तो सी ने जो भी निवेश किया होगा उसका कितना, 2/3 मतलब 2/3, 2/3 निवेश करता है। तो अब 6600 रुपये को बांटना है, तो पहले इससे निपट लें हम। ये एरो ही बताता है कि इधर से इधर की तरफ मानते हुए चलना है, क्योंकि एरो हमने इधर लगाए है ना। अगर हम ये मान लें कि सी ने 1 रुपया कमाया था, तो सी की कमाई का 2/3 कौन पाएगा, बी। तो 1 का 2/3 बी के पास आया।
है ना। अभिषेक का तो कोई मतलब है नहीं, 2/3 ही रह जाएगा। और जो पैसा 2/3 बी ने कमाया है उसका कितने गुना, 3 गुना 1 बात, ठीक। तो सी के पैसा 1 माना हमने, 1 का 2/3 बी ने पाया, बी का 3 गुना ए पाया है। अब देखो ये तो कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2/2/3/1। फिर से वहीं पहुंच गए रेशियो पे। रेशियो बहुत ज़रूरी है जानना है कि भिन्न के रेशियो को साधारण रेशियो में कैसे बदला जाता है। तो 3 से हम पूरे में गुणा करा दें तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। इसका मतलब 6:2:3 के अनुपात में ये पैसा बांटा जाएगा। तो 6 2 8, 8 और 3 11। इसका मतलब 11 यूनिट का जो लाभ हुआ है यही 6600 रुपये सवाल में दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 600। तो हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का कितना हिस्सा है, 2 यूनिट का मान, मतलब 600 गुणा 2 मतलब कितना, 1200 रुपये इसके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना। ए बी सी का हिस्सा इस तरह बटा था कि सी का 2/3 बी पा रहा था और बी का 3 गुना ए पा रहा था। तो सी का हमने 1 माना, इसका 2/3 बी हो गया, इसका 3 गुना सी हो गया, अरे ए हो गया। तीनों के हिस्से का रेशियो मान निकाल दिया, 6 2 3 का अनुपात आया। इसी अनुपात में हमने 6600 रुपये को बांट दिया, तो 2 यूनिट जो बी को मिला था उसका मान कितना हो गया, 1200 रुपये। इसका मतलब बी को कितना लाभ मिला था, इसमें से 1200 रुपये का लाभ मिला था। ठीक, कर लेंगे ना इस तरह का। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप इन सवालों को लगाइए बार बार, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो वीडियो को फिर से देखें, सिर्फ क्वेश्चन को देखें और बार बार उसको अप्लाई करें उस चीज़ को जो भी आपने सीखा है ना। इस टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए कि इसका सवाल कभी छूटे ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जब भी पूछा जाता है ना, बहुत ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं। हाँ, भाषा में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन दिलाएगा, कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने हर वीडियो में अलग अलग तरीके के सवाल कराए। हमने क्वेश्चन को मिक्स नहीं होने दिया, सारे क्वेश्चन हमने अलग अलग रखे हैं, क्योंकि मैथ बहुत ही आसान चीज़ है। बस आप एक बार समझ जाइए कि हम कहना क्या चाहते हैं, वही चीज़। और आप लगातार पढ़ते हैं किसी चीज़ को, बीच से अचानक देखेंगे किसी वीडियो को आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही देखिए, जब से देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और साझेदारी हम इस वीडियो से आपको समाप्त कर देंगे। अब इसके बाद हम कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।